आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करने जा रहे हैं, संवैधानिक संशोधन। चलिए, इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवालों से करते हैं। पहला सवाल, सोचिए जरा, अगर संसद चाहे तो क्या उसके पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान के हर एक हिस्से को, हर एक पन्ने को बदल दे? दूसरा सवाल, हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, क्या वो भी संसद के नियंत्रण में है? क्या उन्हें कभी भी बदला, घटाया या छीना जा सकता है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए संसद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कोई ऐसा संशोधन कर भी दे जो सही नहीं है, तो उसे रोकेगा कौन? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो इस शक्ति पर लगाम लगा सके? देखिए, ये जो 3 सवाल अभी हमने पूछे, इन्हीं के जवाबों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा सार छिपा है। आज की यह चर्चा सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पूरी अमेंडमेंट सीरीज की मजबूत नींव रखने वाली है। आज की पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है कि आर्टिकल 368 संशोधन करने की शक्ति तो देता है, लेकिन संविधान को ही खत्म या नष्ट कर देने की नहीं। और इसी संतुलन को आज हमें समझना है। तो इस बड़ी पिक्चर को समझने के लिए चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये संवैधानिक संशोधन होता क्या है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है हमारे संविधान के किसी भी हिस्से में, किसी भी आर्टिकल में कुछ नया जोड़ना, कुछ पुराना हटा देना या किसी मौजूदा चीज में ही कोई बदलाव कर देना, बस। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये प्रक्रिया कोई आम कानून बनाने जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और खास है। जहां कोई आम कानून एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, वहीं संविधान को बदलने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, और इसकी शक्ति मिलती है आर्टिकल 368 से। तो चलिए अब आते हैं उस आर्टिकल पर जो इस पूरी प्रक्रिया की धुरी है, उसका दिल है, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 ये बताता है कि संविधान में बदलाव होगा कैसे। इसकी कुछ मोटी मोटी बातें हैं। पहली, ये पावर सिर्फ संसद के पास है। दूसरी, इस पर प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है, वो मना नहीं कर सकते। और तीसरी, अगर मामला देश के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है तो आधे राज्यों की हाँ भी चाहिए होगी। लेकिन इन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये पावर संविधान को दोबारा लिखने का कोई ब्लैंक चेक नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है कि संविधान में संशोधन करने के ये रास्ते हैं कौन कौन से। चलिए देखते हैं। समझिए कि इसके 3 लेवल हैं। पहला और सबसे आसान रास्ता है सिंपल मेजॉरिटी। ये आर्टिकल 368 के दायरे में भी नहीं आता और इसे नए राज्य बनाने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है। फंडामेंटल राइट्स जैसे जरूरी बदलाव इसी से होते हैं। और तीसरा, सबसे मुश्किल और सबसे मजबूत रास्ता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति। ये तब इस्तेमाल होता है जब मामला प्रेसिडेंट के चुनाव या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों जैसा बहुत ही संवेदनशील हो। अब हम आते हैं इस पूरे अध्याय के सबसे जरूरी सिद्धांत पर, एक ऐसा सिद्धांत जिसने भारत के लोकतंत्र को बचाया है। इसे कहते हैं संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा को, उसके मौलिक सार को, उसकी नींव को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, उस पर एक लक्ष्मण रेखा है। तो फिर इस मूल ढांचे में आता क्या क्या है? देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं। संविधान की सर्वोच्चता, यानी सबसे ऊपर संविधान है। कानून का शासन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, हमारा फेडरल ढांचा और सेक्युलरिज्म। हाँ, और ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसकी व्याख्या करता रहता है। अच्छा, ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ना, ये रातों रात नहीं आ गया। इसके पीछे संसद और न्यायपालिका के बीच चली 3 बहुत बड़ी और ऐतिहासिक अदालती लड़ाइयों की कहानी है। ये कहानी 3 बड़े पड़ावों से गुजरती है। 1967 का गोलकनाथ केस, 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस और 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। कहानी शुरू हुई 1967 में। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकती, उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। बस संसद की शक्तियों पर एक बड़ी रोक लग गई।
फिर आया साल 1973 और भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद फंडामेंटल राइट्स समेत संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, पर एक शर्त है, वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। इसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने इस सिद्धांत पर एक पक्की मुहर लगा दी। कोर्ट ने और भी साफ कर दिया कि संसद की संशोधन करने की जो सीमित शक्ति है ना, वो खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब संसद कोई कानून बनाकर खुद को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए भी जरूरी है और हमारे आने वाली सीरीज को समझने के लिए भी। चलिए एक 30 सेकंड का रैपिड रिवीजन करते हैं। संशोधन मतलब संविधान में बदलाव। आर्टिकल 368 क्या है, इसकी प्रक्रिया, कितने तरह के हैं? 3, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस स्टेट्स। मूल ढांचा क्या है? संसद की शक्ति पर सीमा। गोलकनाथ केस ने क्या कहा? फंडामेंटल राइट्स को नहीं छू सकते। केशवानंद केस ने क्या किया? मूल ढांचे को जन्म दिया। और मिनर्वा मिल्स ने क्या कहा कि सीमित शक्ति ही मूल ढांचा है। नमस्कार, चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारतीय संविधान की नींव को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे इसके पहले 10 संशोधनों को, वो बदलाव जिन्होंने हमारे देश की तकदीर को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। कभी सोचा इस बारे में कि जो बड़े बड़े आदर्श संविधान की किताबों में लिखे जाते हैं, क्या वो असल दुनिया की ज़मीनी हकीकत की कसौटी पर हमेशा खरे उतर पाते हैं? और ज़रा ये भी सोचिए, अगर हमारे मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल एब्सोल्यूट होते, उन पर कोई रोक टोक ही नहीं होती, तो क्या भारत एक मजबूत देश बन पाता? और शायद सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि संविधान लागू होने के ठीक 1 साल के अंदर ही उसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ गई? इन्हीं सवालों के जवाब में ये राज छिपा है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीता जागता सांस लेता हुआ दस्तावेज कैसे बना। तो देखिए, ये सिर्फ संशोधनों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये कहानी है। ये कहानी है कि कैसे भारत का संविधान कागज पर लिखे गए आदर्शों से निकलकर एक प्रैक्टिकल, काम करने वाली व्यवस्था बना। तो साल था 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, और लागू होते ही इसके ऊंचे आदर्शों का सामना हुआ जमीनी हकीकत से, और इसी टकराव ने उन बदलावों की नींव रखी जिन्हें हम शुरुआती संशोधन कहते हैं। उस दौर का भारत, आप सोचिए, कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था। एक तरफ जमीन के बंटवारे का बड़ा सवाल था, दूसरी तरफ सदियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय को मिटाने की जबरदस्त चुनौती थी। फिर भाषा के नाम पर देश की सीमाओं को फिर से बनाने का दबाव था, और इन सब के बीच देश को एक बनाए रखने का सबसे बड़ा संघर्ष। तो इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए और संविधान को ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा वर्केबल बनाने के लिए, जानते हैं क्या हुआ? पहले ही दशक में, मतलब 1951 से 1961 के बीच, संविधान को 1-2 नहीं बल्कि 10 बार बदला गया। चलिए अब आते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी शुरुआती संशोधन पर। हुआ ये कि जमींदारी खत्म करने जैसी जो सरकारी नीतियां थीं, उन्हें अदालतों में चुनौती दी जा रही थी। साथ ही बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल बिना किसी सीमा के हो रहा था। बस इसी माहौल में पहला संशोधन लाया गया। इस एक संशोधन ने 3 बहुत बड़े बदलाव किए। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि इसने मौलिक अधिकारों पर, खासकर बोलने की आज़ादी पर, कुछ सीमाएं लगा दी। इन सीमाओं को नाम दिया गया उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होंगे। अगर देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता का सवाल है, तो इन अधिकारों पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। दूसरा बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची को जोड़ना। इसे आप एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, जो जमीनी सुधारों से जुड़े कानूनों को अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए बनाया गया था। तो सबसे काम की बात यह है कि 9th शेड्यूल में जो कानून डाल दिए जाते थे, उन्हें जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल जाती थी। मतलब अदालतें उनकी समीक्षा नहीं कर सकती थीं। हाँ, ये बात और है कि कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि इस लिस्ट के कानून भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। अच्छा,
तो पहले बड़े बदलाव के बाद जो अगले 5 संशोधन हुए यानी दूसरे से लेकर छठे तक, उनका फोकस ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक एडजस्टमेंट पर था। मतलब देश की व्यवस्था को और स्मूथ बनाने की कोशिश। देखिए, इन संशोधनों ने देश की मशीनरी को फाइन ट्यून किया। जैसे दूसरे संशोधन ने संसद में सीटों के रिप्रेजेंटेशन को ठीक किया, तीसरे ने राज्य विधानसभाओं के साइज को कंट्रोल किया, चौथे ने प्रॉपर्टी के अधिकारों को थोड़ा और सीमित किया ताकि विकास के काम न रुकें, पांचवें ने शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया और छठे ने राज्यों के बीच व्यापार पर लगने वाले टैक्स को लेकर चीजें साफ की। अब हम आते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक संशोधन पर जिसने भारत के अंदरूनी नक्शे को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये था 7वां संवैधानिक संशोधन। और ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा था। इस संशोधन से पहले भारत में पार्ट ए, बी, सी और डी इस तरह की एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट्स की व्यवस्था थी। 7वें संशोधन ने इस पूरी पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया और इसकी जगह स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की एक सीधी सरल 2 लेवल की प्रणाली शुरू की। असल में इसी एक संशोधन ने भाषा के आधार पर भारत का वो फेडरल मैप बनाया जिसे हम आज जानते हैं। इसका असर कितना गहरा और स्थायी रहा है, ये हम सब जानते हैं। इस शुरुआती दौर के जो आखिरी 3 संशोधन थे, यानी 8वां, 9वां और 10वां, उन्होंने आरक्षण, सीमाओं के निपटारे और नए इलाकों को भारत में मिलाने जैसे जरूरी मुद्दों पर काम किया। देखिए, 8वें संशोधन ने SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल और बढ़ा दिया। 9वें संशोधन ने भारत-पाकिस्तान समझौते के तहत कुछ जमीनों का लेन देन किया और फिर 10वें संशोधन के जरिए दादरा और नगर हवेली को आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो इस पूरी यात्रा को देखिए तो इसका सार क्या निकलता है? इन पहले 10 संशोधनों ने मिलकर आखिर हासिल क्या किया? चलिए बड़ी तस्वीर देखते हैं। अगर इन सबका सामूहिक असर देखें तो इन बदलावों ने हमारे संविधान को एक ज्यादा प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल दस्तावेज बना दिया। इन्होंने ये साफ किया कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रीजनेबल होंगे। जुडिशरी और पार्लियामेंट की शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाया, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया और नेशनल इंटीग्रेशन को पक्का किया। और हाँ, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहले संशोधन की डिटेल्स और 9th शेड्यूल का मकसद, ये अक्सर पूछा जाता है। और कुछ आम गलतियों से बचना है। याद रखिए, 7वें संशोधन ने राज्यों का पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन किया था। नए राज्य बनाए नहीं थे और मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होते। ये बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक 30 सेकेंड का रैपिड रिवीजन करते हैं, फटाफट। पहला संशोधन अधिकारों पर प्रतिबंध और 9th शेड्यूल। 7वां राज्यों का पुनर्गठन। 9वां सीमाओं का एडजस्टमेंट और 10वां दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय। बस। कभी सोचा है कि किसी देश का संविधान आखिर कैसे बदलता है? देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। आज हम यही समझेंगे कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ सांस लेता है और बढ़ता है। और ये सिर्फ कोई कहने सुनने की अच्छी बात नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि संविधान हमारी बदलती ज़रूरतों के साथ, हमारी उम्मीदों के साथ, हमारी चुनौतियों के साथ 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 चलता है, विकसित होता है। ये पन्नों में लिखी एक राष्ट्र की कहानी है जो लगातार आगे बढ़ रही है। जरा सोचिए, जब कोई नया इलाका देश का हिस्सा बनता है तो होता क्या है? संविधान को बदलना पड़ता है ताकि उस नए सदस्य के लिए जगह बन सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में एक नया कमरा जोड़ना हो। और ठीक इसी तरह जब हमें किसी इलाके की खास संस्कृति या उसकी पहचान को बचाना होता है ना, तो हमारा संविधान एक ढाल बनकर सामने आ जाता है जो उसे बाहरी असर से महफूज रखता है। और सबसे जरूरी बात, जब हम सामाजिक न्याय और बराबरी के दायरे को और फैलाते हैं तो संविधान भी हमारे साथ साथ कदम बढ़ाता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ कानूनों की नहीं है, बल्कि ये भारत के एक राष्ट्र के तौर पर बड़े होने की, विकसित होने की कहानी है। तो चलिए सीधे चलते हैं 1961 से 1966 के उस दौर में। यकीन माने ये भारत के लिए एक बहुत ही उथल-पुथल भरा समय था। देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। नए नए आज़ाद हुए इलाकों को भारत में मिलाना, कुछ खास समुदायों की पहचान की रक्षा करना और सामाजिक बराबरी के वादे को पूरा करना।
और इस कहानी की शुरुआत होती है 12वें संवैधानिक संशोधन से, भारत के एकीकरण में एक मील का पत्थर। तो इस संशोधन का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? गोवा, दमन और दीव, जो पहले पुर्तगाली शासन में थे, अब ऑफिशियली भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। क्या ऐतिहासिक पल था वो? तो सवाल यह है कि ये किया कैसे गया? बड़े ही स्मार्ट तरीके से। पहली अनुसूची में बदलाव कर दिया और उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। फिर चौथी अनुसूची में बदलाव करके उन्हें संसद के ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा में अपनी बात रखने का हक दिया। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ एक आम गलतफहमी है और एग्जाम में फंसाने वाला सवाल भी, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गोवा 1962 में ही एक राज्य बन गया था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त ये एक यूनियन टेरिटरी था। इसे पूरा राज्य बनने में, पता है, 25 साल और लगे। 1987 में जाकर ये हुआ। गोवा के बाद हमारी कहानी भारत के उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है, 13वें संशोधन के साथ, जिसका पूरा फोकस था नागालैंड पर। इस संशोधन ने संविधान में एक बहुत ही खास आर्टिकल जोड़ा, 371A। ये क्यों जरूरी था? ये नागालैंड की जो अनूठी पहचान है, उसे बचाने के लिए बनाया गया था। ये एक शानदार मिसाल है कि कैसे राष्ट्रीय एकता और स्थानीय संस्कृति एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ साथ चल सकते हैं। तो इस विशेष दर्जे का मतलब क्या था? इसका सीधा सीधा मतलब था कि नागा लोगों के जो पारंपरिक कानून हैं, उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं हैं, वो सब सुरक्षित रहेंगी। और सबसे अहम बात, उनकी जमीन और वहां के संसाधनों पर उनका अपना कंट्रोल बना रहेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए कि आर्टिकल 371A सिर्फ और सिर्फ नागालैंड के लिए है। ये कोई एक ही साइज सबको फिट हो जाए वाला फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये उस क्षेत्र की जरूरतों को समझकर, बहुत सोच समझकर बनाया गया एक खास टेलर मेड प्रावधान है। और ये एकीकरण की कहानी यही नहीं रुकी। इसी दौर में 14वें संशोधन के जरिए जो पहले फ्रांसीसी क्षेत्र था, पुडुचेरी, वो भी भारत का हिस्सा बना। इससे देश के एकीकरण की जो तस्वीर थी, वो और मुकम्मल हो गई। तो अब हमारी कहानी जमीन को जोड़ने से आगे बढ़कर अधिकारों को जोड़ने की तरफ बढ़ती है। अगले कुछ संशोधन हमारे गणतंत्र की नींव को और मजबूत करने के बारे में थे, उसे और ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने के बारे में। और इस दिशा में एक बड़ा कदम था 15वां संशोधन, जो आरक्षण नीतियों के एक बहुत ही अहम पहलू से जुड़ा था। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि इस संशोधन ने आरक्षण की शुरुआत नहीं की थी। नहीं, इसने बस एससी और एसटी समुदायों के लिए विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण पहले से मौजूद था, उसे और 10 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया। तो ये एक एक्सटेंशन था, कोई नई शुरुआत नहीं। इसके बाद आया 16वां संशोधन, जिसने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। इसने सांसदों और विधायकों की शपथ में एक बहुत जरूरी बदलाव किया। अब उन्हें शपथ लेनी थी कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। इससे ये पक्का हुआ कि देश की एकता हमेशा सबसे ऊपर रहे। 17वां संशोधन सीधे सीधे जमीनी सुधारों से जुड़ा था। इसने कुछ भूमि सुधार कानूनों को उठाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब इसका सीधा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अदालतें उन पर आसानी से सवाल नहीं उठा सकतीं, जिससे सुधारों को तेजी से लागू करने में मदद मिली। इस दौर के जो आखिरी संशोधन थे, वो देश की मशीनरी को फाइन ट्यून करने के बारे में थे। मतलब शासन को और स्मूथ और कुशल बनाने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी अपडेट्स। आइए फटाफट इन प्रशासनिक सुधारों पर एक नजर डालते हैं। 11वें ने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को आसान बनाया। 18वें ने नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया को और साफ किया। 19वें ने चुनावी मामलों में हाईकोर्ट को ज्यादा पावर दी। और 20वें ने कुछ जजों की नियुक्तियों को कानूनी तौर पे पक्का कर दिया। ये सब छोटे छोटे बदलाव थे, जिन्होंने हमारी व्यवस्था को और बेहतर बनाया। तो इन सभी संशोधनों की बड़ी तस्वीर क्या बनती है? चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, ताकि जो मुख्य बातें हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। अगर हम संक्षेप में कहें तो 11वें से 20वें संशोधन की कहानी भारत को जोड़ने की है, खास पहचानों को बचाने की है, बराबरी को बढ़ाने की है और शासन को सुधारने की है। इन सब ने मिलकर हमारे संविधान को और ज्यादा समावेशी और मजबूत बनाया। और आखिर में ये स्लाइड आपको परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंटर्स देती है। गोवा का एकीकरण 12वां संशोधन, नागालैंड को विशेष दर्जा 13वां संशोधन, आरक्षण का विस्तार 15वां संशोधन और भूमि सुधारों का संरक्षण 17वां संशोधन। याद रखिए, ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं थे, ये एक विकसित होते राष्ट्र की नींव के पत्थर थे।
नमस्कार। आज हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के उस दौर में वापस जा रहे हैं जब देश की दो सबसे बड़ी ताकतें यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने थीं। ये सिर्फ कोई कानूनी बहस नहीं थी, नहीं, ये भारत के भविष्य की लड़ाई थी। तो सवाल ये है कि भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, हमारी चुनी हुई संसद या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट? ये सवाल उस दौर में भी अहम था और सच कहूं तो आज भी है। और इस सवाल का जवाब वो छिपा है 1967 से 1972 के बीच हुए संवैधानिक संशोधनों की कहानी में। ये मत समझिए कि ये सिर्फ कुछ कानून बदले जा रहे थे। असल में ये वो दौर था जब भारतीय संविधान की आत्मा को ही एक नई शक्ल दी जा रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सत्ता के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब कैसे तलाशा गया। तो सोचिए, ये पूरा दौर एक शतरंज के खेल जैसा था। खेल की शुरुआत हुई 1967 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने संसद की ताकत पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इसके जवाब में संसद ने 1969 से अपनी चालें चलनी शुरू करी और 1971 तक तो संशोधनों की एक ऐसी लाइन लगा दी गई कि 1972 आते आते भारत के संविधान का नक्शा ही बदल चुका था। तो आखिर ये टकराव हो क्यों रहा था? देखिए, इसकी जड़ें थीं देश में उठ रही जमीनी सुधारों की मांग में। सामाजिक न्याय के लिए आवाजें बुलंद हो रही थीं और जो दशकों से चले आ रहे शाही विशेषाधिकार थे, उन्हें खत्म करने की जिद थी। लेकिन जब भी सरकार इन मुद्दों पर कोई कदम बढ़ाती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आड़े आ जाते। बस इसी खींचतान ने 21वें से लेकर 30वें संशोधन तक की जमीन तैयार कर। तो इस संवैधानिक शतरंज के खेल की शुरुआत कैसे हुई? चलिए देखते हैं शुरुआती कुछ चालें जो उतनी विवादास्पद नहीं थीं। पहली चाल थी 21वां संशोधन। 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई, जिससे उसे एक आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। एक सीधी सरल चाल। फिर 1969 में आया 22वां संशोधन। इसने संसद को ताकत दी कि वो असम के अंदर ही एक नया स्वायत्त राज्य यानी मेघालय बना सके। और उसी साल 23वें संशोधन के जरिए एससी और एसटी समुदाय के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसे और बेहतर बनाया गया। लेकिन ये तो सिर्फ वार्म अप था। असली खेल तो अब शुरू होना था। और अब बात करते हैं उन 3 बड़ी चालों की जिन्होंने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। ये संसद के वो कदम थे जो सुप्रीम कोर्ट को सीधा और साफ जवाब थे। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बस इसी एक फैसले ने संसद और न्यायपालिका के बीच एक बड़ी लड़ाई की नींव डाल दी। तो संसद ने इसका जवाब दिया 24वें संशोधन से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधा आर्टिकल 368 को ही बदल दिया। वही आर्टिकल जो संविधान में संशोधन का तरीका बताता है। और अब यह साफ साफ लिख दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहाँ तक कि हमारे मौलिक अधिकारों को भी। और इस पर राष्ट्रपति को हाँ कहना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मतलब संसद ने ऐलान कर दिया कि संविधान बदलने की सबसे बड़ी ताकत उसी के पास। संसद की अगली चाल थी 25वां संशोधन, और इसने सीधा हमला किया संपत्ति के अधिकार पर। अब देखिए ये कितना चालाकी से किया गया। पहले नियम था कि अगर सरकार किसी की जमीन लेती है तो उसे मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन देना होगा, जिसका मतलब होता था मार्केट वैल्यू। इस संशोधन ने मुआवजा शब्द को हटाकर राशि यानी अमाउंट कर दिया। इसका मतलब सरकार अब कोई भी रकम तय कर सकती थी और आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी 25वें संशोधन ने एक नया आर्टिकल 31C भी जोड़ा। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर सरकार सामाजिक न्याय के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये न्यायपालिका की ताकत को कम करने का एक और बड़ा कदम था। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी चाल पर। लेकिन उसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रिवी पर्स आखिर था क्या। देखिए, जब रियासतें भारत में शामिल हुईं तो उनके राजा महाराजाओं को सरकार की तरफ से एक सालाना टैक्स फ्री भत्ता दिया जाता था। इसे ही प्रिवी पर्स कहते थे। तो 26वें संशोधन ने इसी प्रिवी पर्स की पूरी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। सारे भत्ते बंद। इतना ही नहीं, राजा महाराजाओं के जो खास टाइटल और विशेषाधिकार थे वो भी खत्म कर दिए गए। ये कदम समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव था। तो इन 3 बड़े धमाकों के बाद भी संसद रुकी नहीं। उन्होंने अपनी पावर को और पक्का करने और देश के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए कुछ और जरूरी कदम उठाए।
जैसे कि 27वें संशोधन से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 28वें संशोधन ने जजों की सर्विस कंडीशंस में कुछ बदलाव किए और 30वें संशोधन ने चुनावी मामलों में अपील के कुछ तकनीकी नियमों को सुधारा। ये सब एक तरह से सिस्टम को दुरुस्त करने वाले कदम थे। और फिर आया 29 संशोधन, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। इसने केरल के 2 बड़े भूमि सुधार कानूनों को उठाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब 9वीं अनुसूची एक तरह की सेफ शील्ड है। जिस कानून को इसमें डाल दिया उसे आमतौर पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सामाजिक न्याय के कानूनों को बचाने के लिए एक बहुत ही रणनीतिक चाल थी। तो इस पूरे दौर का फाइनल स्कोरकार्ड क्या कहता है? चलिए एक नज़र डालते हैं इस हाई स्टेक्स गेम के नतीजों पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, संसद की संविधान बदलने की ताकत तो जाहिर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ संपत्ति का अधिकार काफ़ी कमज़ोर पड़ गया और जो शाही विशेषाधिकार थे वो तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गए। अब ज़रा एग्जाम के नज़रिए से देखिए, यहाँ गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं। 24वां संशोधन, जिसने संसद को ज़बरदस्त शक्ति दी, लेकिन याद रखिए ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने इस पर लगाम लगाई। 25वां संशोधन, इसने संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया, हटाया नहीं। हटाया तो 44वें संशोधन ने था। 26वां संशोधन, इसने सिर्फ भत्ते नहीं बल्कि सारे शाही विशेषाधिकार खत्म किए। और 29वां संशोधन, इसमें जो 9वीं अनुसूची की प्रोटेक्शन है वो भी अब एब्सोल्यूट नहीं है। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि इस हाई स्टेक्स गेम में संसद ने अपना पलड़ा भारी कर दिया, संपत्ति के अधिकार को कमजोर कर दिया और शाही विशेषाधिकारों की व्यवस्था को उखाड़ फेंका। और इन सब के साथ न्यायपालिका के साथ उसका टकराव और भी गहरा हो गया। तो हाँ, संसद ने ये राउंड तो जीत लिया, लेकिन असली सबसे बड़ी लड़ाई तो अभी बाकी थी। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक नेशनल इमरजेंसी के दौरान एक मिनी संविधान ही पास कर दिया जाए? इसका जवाब मिलेगा हमारी अगली प्रस्तुति में। कभी सोचा है कि भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? एक ऐसा समय जब हमारी संसद अपनी ताकत के शिखर पर थी और देश का आम नागरिक शायद सबसे ज्यादा कमजोर और बेबस। आज के इस विश्लेषण के बाद मेरा यकीन है कि इमरजेंसी शब्द का मतलब आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। देखिए, ये सिर्फ कुछ संवैधानिक संशोधनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे स्याह, सबसे अंधकार भरे दौर का एक दस्तावेज है। तो उस दौर में हुआ क्या था? जरा सोचिए, देश में इमरजेंसी का ऐलान हो चुका था। हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स एक तरह से सस्पेंड कर दिए गए थे। संसद ने मानो पूरे संविधान को अपने कब्जे में ले लिया था। और तभी सामने आया 42वां संशोधन, जिसे लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहते हैं। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो अगर एक लाइन में इस पूरी कहानी का सार समझना हो तो वो ये है, 31वें से लेकर 42वें संशोधन तक का समय इमरजेंसी और संसदीय तानाशाही के चरम को दिखाता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को समझते हैं। इस पूरे टकराव की असल शुरुआत हुई थी 1973 के मशहूर केशवानंद भारती केस से। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, जिसने संसद की असीमित शक्तियों पर एक लगाम लगा दी। संसद को ये लगने लगा कि भाई न्यायपालिका तो काबू से बाहर हो रही है, और इसका नतीजा 1975 से 77 तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल थोप दिया गया और देखते ही देखते संवैधानिक संशोधनों की मानो बाढ़ आ गई। तो आइए अब उन शुरुआती संशोधनों को देखते हैं जहां से सत्ता का संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया था। सबसे पहले साल 1973 में आया 31वां संशोधन। इसका काम बड़ा सीधा सा था, लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ये नंबर याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद 35वें, 36वें और 37वें संशोधन हुए। इनका मुख्य फोकस था सिक्किम का भारत में विलय और उसे एक विशेष दर्जा देने की व्यवस्था करना। ये प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी तथ्यात्मक बिंदु हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां संशोधनों का सीधा निशाना बनी न्यायपालिका, यानी हमारी जुडिशरी की शक्ति।
38वां संशोधन साल 1975 ये बेहद बेहद अहम है। इसने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को नॉन जस्टिशिएबल बना दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब था कि इमरजेंसी लगाने के फैसले को देश की किसी भी अदालत में किसी भी हाल में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आसान शब्दों में 38वें संशोधन ने इमरजेंसी के मामलों में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा ही बंद कर दिया। हालांकि ये जरूर याद रखेगा कि इस प्रावधान को बाद में 44th अमेंडमेंट के जरिए पलट दिया गया था। और फिर आया 39वां संशोधन 1975, जो शायद उस दौर के सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक था। इसने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद को हर अदालत के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर कर दिया। आप सोच सकते हैं ये चुनावी जवाबदेही पर कितना बड़ा प्रहार था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे दौर के केंद्र बिंदु पर, 42वां संशोधन 1976। सवाल ये है कि आखिर इसे मिनी संविधान या लघु संविधान का नाम दिया ही क्यों गया? चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर समझते हैं। देखिए, इसे मिनी संविधान कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये एक अकेला संशोधन इतना ज्यादा व्यापक था कि इसने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, न्यायपालिका और संघवाद यानी संविधान के हर बड़े और अहम हिस्से की शक्ल ही बदल कर रख दी। तो इस बड़े से बदलाव को समझने के लिए इसके 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहला, प्रस्तावना में बदलाव किया गया। दूसरा, नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रख दिया गया। तीसरा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। चौथा, न्यायपालिका को कमजोर किया गया। और पांचवा, केंद्र को राज्यों के मुकाबले और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। पहला और सबसे जाना माना बदलाव प्रस्तावना में। 1976 से पहले हमारा संविधान भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहता था। इस संशोधन के बाद इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, साथ ही राष्ट्र की एकता के साथ और अखंडता शब्द को भी शामिल किया गया। दूसरा बड़ा बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने शक्तियों का संतुलन ही बदल दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीएसपी को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। मतलब यहां तक कह दिया गया कि अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार को भी निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सीमित किया जा सकता है। तीसरा बड़ा बदलाव था संविधान में एक पूरा का पूरा नया अध्याय जोड़ना, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51A के तहत इतिहास में पहली बार नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य तय किए गए। ये नागरिक जिम्मेदारी की एक बिल्कुल नई अवधारणा थी। और जो आखिरी 2 बड़े बदलाव थे, उनका सीधा निशाना न्यायपालिका और हमारे संघीय ढांचे पर था। अदालतों की न्यायिक समीक्षा की ताकत को बहुत सीमित कर दिया गया और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इसके अलावा राज्यों के अधिकार कम करके केंद्र सरकार को और ज्यादा मजबूत बनाया गया और समवर्ती सूची का दायरा बढ़ाकर केंद्र को और भी ज्यादा शक्तियां दे दी गई। तो चलिए अब इस पूरे दौर के सबसे जरूरी पॉइंट्स को समेटते हैं, वो खास बातें जिन्हें परीक्षा के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक 30 सेकंड का रैपिड रिवीजन करते हैं बिल्कुल तेजी से। 31वां संशोधन, लोकसभा सीटें 545। 38वां, इमरजेंसी गैर न्यायिक। 42वां, मिनी संविधान। और अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य। बस इतना ही। और हाँ, एग्जाम में कुछ ऐसे आम जाल होते हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। दूसरा, मौलिक कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। और तीसरा, 38वें संशोधन से मिली असीमित शक्ति को बाद में 44वें संशोधन ने खत्म कर दिया था। ये जरूर याद रखिएगा। कभी कभी बड़ी बड़ी इमारतों की तरह लोकतंत्र को भी मरम्मत की जरूरत पड़ती है। आज हम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के उसी दौर की बात करेंगे जब उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। और ये मरम्मत की गई संविधान के 43वें से लेकर 52वें संशोधन के जरिए। जरा सोचिए कि भारत के संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए जिनका मकसद सिर्फ एक था, लोकतंत्र को बचाना, आपातकाल की बेहिसाब ताकत पर लगाम लगाना और नेताओं की जो खरीद फरोख्त होती थी उसे रोकना। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ कानूनी बदलाव थे
या फिर ये लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम जो समझने जा रहे हैं वो असल में भारतीय राज व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो आज हम 43वें से लेकर 52वें संशोधन तक का एक सफर तय करेंगे, और इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ शब्दों के बदलने से हमारे लोकतंत्र का पूरा भविष्य बदल गया। देखिए, ये सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं, ये वो बुनियाद हैं जिस पर आज हमारी पूरी राजनीति टिकी हुई है। अच्छा, इन संशोधनों को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। साल 1977 के ठीक बाद के भारत में वो एक ऐसा दौर था जब इमरजेंसी ने हमारे संविधान की आत्मा पर बहुत गहरे जख्म छोड़े थे। तो उस वक्त की जो सरकार थी, उसका पूरा का पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर था, इन जख्मों को भरना, संविधान को उसकी पुरानी जगह पर वापस लाना और उसे भविष्य के लिए इतना मजबूत बना देना कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। तो ये जो मरम्मत का काम था ना, इसके मोटे तौर पे 3 हिस्से थे। सबसे पहला, इमरजेंसी से जो सबक मिला था उसे लागू करना। दूसरा, न्यायपालिका यानी हमारी अदालतों की जो ताकत छीन ली गई थी उसे वापस लौटाना। और तीसरा, राजनीति में एक स्थिरता लाना, मतलब उस दल बदल की राजनीति को रोकना जिसने सरकारों को गिराना एक खेल बना दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कदम से, न्याय के उस तराजू को सीधा करने से जो इमरजेंसी के दौरान एक तरफ झुक गया था। और ये कहानी शुरू होती है 43वें संशोधन से, जिसने न्यायपालिका की शक्ति को फिर से बहाल किया। इसे समझने के लिए बस ये याद करना जरूरी है कि इमरजेंसी के वक्त हमारी अदालतें कितनी बेबस हो गई थी। उनकी सारी शक्तियां एक तरह से छीन ली गई थी। बस इसीलिए 43वें संशोधन का एक और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, न्यायपालिका की आजादी को वापस लाना। तो इसमें हुआ क्या, बदलाव क्या क्या हुए? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को उनकी पावर वापस दी गई। कुछ आर्टिकल्स थे, जैसे आर्टिकल 31D, जो सरकार को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के नाम पर किसी पर भी कार्रवाई करने की खुली छूट देते थे, उन सब को हटा दिया गया। तो असल में देखें तो ये संशोधन शक्तियों के बंटवारे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को फिर से मजबूती दे रहा। और अब हम आते हैं उस एक संशोधन पर जिसे हम सच में भारतीय लोकतंत्र का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। ये है 44वां संशोधन 1978। देखिए, अगर कोई एक ऐसा संशोधन है जिसने इमरजेंसी के उस काले दौर से सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक सीखा, तो वो यही था। सवाल उठता है कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि इमरजेंसी ने यह साफ साफ दिखा दिया था कि अगर मजबूत गार्डरेल्स ना हो तो लोकतंत्र को कोई भी हाईजैक कर सकता है। ये संशोधन बस उसी खतरे को दोबारा होने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव था ना, वो सिर्फ एक शब्द का था, सिर्फ एक शब्द। पहले सरकार आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी लगा सकती थी। अब ये एक ऐसा शब्द था जिसका कोई भी मतलब निकाल लो। 44वें संशोधन ने इस शब्द को हटाकर कर दिया सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन। इसका मतलब साफ था, अब इमरजेंसी तभी लग सकती थी जब देश के अंदर हथियारों के साथ कोई बगावत हो रही हो। बदलाव बहुत छोटा सा था, लेकिन इसका असर बहुत ही बड़ा। इसके साथ ही एक और जबरदस्त सेफ्टी फीचर जोड़ा गया। वो क्या था? लिखित सिफारिश का नियम, यानी अब प्रेसिडेंट इमरजेंसी की घोषणा तभी कर सकते हैं जब पूरा का पूरा कैबिनेट उन्हें लिखित में, रिटन में सलाह दे। और ये जरूरी क्यों था? क्योंकि जो 1975 की इमरजेंसी थी वो सिर्फ प्रधानमंत्री के मौखिक सलाह पर लगा दी गई थी। और शायद सबसे बड़ी बात, इस संशोधन ने हमारे मौलिक अधिकारों को एक ऐसी सुरक्षा दी जो पहले कभी थी ही नहीं। अब आर्टिकल 19 जो हमें आजादी देता है, उसे इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 और 21 यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन्हें तो अब किसी भी हाल में किसी भी इमरजेंसी में कोई छीन ही नहीं सकता। ये अधिकार अब अटूट हैं। इसी 44वें संशोधन ने एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया। जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार विकास के कामों के लिए जमीन ले तो सकती है, लेकिन एक तय कानून के हिसाब से। तो अगर 44वें संशोधन को एक लाइन में याद रखना हो तो कैसे रखेंगे? बस इसे डेमोक्रेसी डिफेंस अमेंडमेंट यानी लोकतंत्र रक्षा संशोधन के तौर पर देखिए। ये वो ढाल है जो हमारे लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ जाने से बचाती है। तो इमरजेंसी के जख्मों पर मरहम तो लग गया। इसके बाद ध्यान गया गवर्नेंस यानी शासन को और मजबूत बनाने पर।
और यहीं पर आते हैं 45वें से लेकर 51वें संशोधन। इस दौर में कई और जरूरी बदलाव भी हुए, जैसे कि 1980 में 45वां संशोधन ने SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ा दिया, जो सामाजिक न्याय के लिए बहुत अहम कदम था। फिर 1982 में 46वां संशोधन आया, जिसने टैक्स चोरी रोकने के लिए सेल्स टैक्स सिस्टम में सुधार किए। इसके बाद 1984 में 47वां संशोधन ने भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को एक तरह की सुरक्षा दी ताकि उन्हें आसानी से लागू किया जा सके। और उसी साल 49वें संशोधन ने त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों को छठी अनुसूची में शामिल किया, जिससे उन्हें अपने मामलों में ज्यादा आज़ादी मिली। और अब हम आते हैं इस दौर के आखिरी लेकिन एक बहुत ही बड़े सुधार पर। एक ऐसा सुधार जिसने भारतीय राजनीति के खेल के नियम ही बदल कर रख दिए। ये था 52वां संशोधन 1985, जिसे आज हम सब दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। तो 1985 से पहले प्रॉब्लम क्या थी? दिक्कत ये थी कि 60 और 70 के दशक में MLAs और MPs का पार्टियां बदलना एक आम बात हो गई थी, एक मजाक बन गया था। इसी के लिए एक मुहावरा मशहूर हुआ, आया राम गया राम। ये सीधे सीधे जनता के दिए हुए वोट का, उनके जनादेश का अपमान था। तो इसका सलूशन क्या निकला? 52वां संशोधन। इस संशोधन के जरिए हमारे संविधान में एक पूरी की पूरी नई लिस्ट, 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल जोड़ी गई। और इस अनुसूची में साफ साफ वो नियम लिखे गए जिनके आधार पर पार्टी बदलने वाले किसी भी MLA या MP को डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य ठहराया जा सकता था। इसके तहत डिस्क्वालीफाई करने के 2 मेन ग्राउंड्स बनाए गए। पहला, अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी से ही पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, और दूसरा, अगर कोई मेंबर पार्टी के ऑफिशियल डायरेक्शन, जिसे व्हिप कहते हैं, उसके खिलाफ जाकर वोट करे या वोटिंग से गायब रहे। मतलब साफ था, अब आप पार्टी में रहकर उसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकते। और इस बात का फैसला कौन करेगा कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं? ये अधिकार दिया गया सदन के पीठासीन अधिकारी को, यानी स्पीकर या चेयरमैन को। और आज भी यही कानून एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या राजनीतिक स्थिरता के लिए एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी आवाज को, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जाना सही है? तो इन सभी संशोधनों, इन सभी सुधारों ने मिलकर हमें आखिर दिया क्या? क्या है इस पूरी मरम्मत की विरासत? चलिए इसे एक आखिरी नजरिए से समझते हैं। देखिए, 43 में से लेकर 55वें तक के ये जो संशोधन थे, ये सिर्फ कुछ कानूनी बदलाव नहीं थे। ये असल में भारतीय लोकतंत्र की रिपेयर किट थे। इन्होंने ना सिर्फ इमरजेंसी से हुए नुकसान की भरपाई की, बल्कि आने वाले समय के लिए हमारे लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्थिर भी बनाया। सोचिए, भारत के संविधान में कुछ बदलाव इतने बड़े होते हैं कि वो करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक गेम चेंजिंग संशोधनों के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है, भारत में वोट देने की उम्र 18 साल क्यों है? अगर आप किसी से पूछेंगे ना, तो ज्यादातर लोग शायद यही कहेंगे, अरे बस यही तो नियम है। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? सच तो ये है कि इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन छुपा है। एक ऐसा बदलाव जिसने हमारे लोकतंत्र को, इंडियन डेमोक्रेसी को एक बिल्कुल नई दिशा दी। और देखिए, आज हम सिर्फ इसी एक बदलाव की बात नहीं करेंगे, बल्कि 53rd से लेके 62nd तक जितने भी जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, सबको समझेंगे। और हाँ, ये कोई फटाफट बनाए गए नोट्स नहीं होने वाले, बल्कि एक गहरी पूरी समझ होगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। याद है, हमने पिछले पार्ट में इमरजेंसी से जुड़े रिफॉर्म्स और एंटी डिफेक्शन लॉ को समझा था। तो अब कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 53rd से 62nd तक के जो भी संशोधन हैं, उनको हम 4 बड़े बकेट्स में डालकर समझ सकते हैं। पहला, फेडरल बैलेंस, यानी राज्यों और केंद्र के बीच का संतुलन। दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन, यानी संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व। और चौथा, कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा संविधान जमीनी हकीकत के और भी करीब आता गया। तो चलिए शुरू करते हैं इन संशोधनों का ये सफर, एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं 53rd अमेंडमेंट की। ये 1986 में मिजोरम पीस एकॉर्ड के बाद लाया गया था। देखिए, दशकों के संघर्ष के बाद शांति लाने के लिए संविधान में एक नया आर्टिकल 371G जोड़ा गया। इसका मकसद था मिजोरम को एक स्पेशल स्टेटस देना, ताकि वहां की जो सामाजिक और पारंपरिक प्रथाएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। तो बस इतना याद रखिए,
53 मतलब मिजोरम और उसका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इसके बाद आता है 54th अमेंडमेंट और ये बहुत ही सीधा साधा है। इसका बस एक ही मकसद था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों और साथ ही CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी को बढ़ाना। बस इतना याद रखना है कि ये उनकी सैलरी से जुड़ा है, उनकी पावर से नहीं। अब बात करते हैं 55th अमेंडमेंट की, जो हमें नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश लेकर जाता है। इस संशोधन के जरिए वहां की विधानसभा की सीटों की संख्या में कुछ जरूरी एडजस्टमेंट किए गए। तो 55th अमेंडमेंट मतलब अरुणाचल प्रदेश असेंबली सीट्स का एडजस्टमेंट। हमारा अगला पड़ाव है 56th अमेंडमेंट 1987 और ये गोवा के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। इसी के तहत गोवा को एक यूनियन टेरिटरी से निकालकर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी बने रहे। तो सीधी की बात है, 56th अमेंडमेंट मतलब गोवा बन गया एक स्टेट। 57th अमेंडमेंट एक बार फिर हमारा ध्यान नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर लेकर आता है। हुआ ये कि उस इलाके के कुछ राज्यों में पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की कुछ दिक्कतें आ रही थीं। तो इस अमेंडमेंट ने नागालैंड, असम, मेघालय और अरुणाचल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा सीटों के रिजर्वेशन को फिर से एडजस्ट किया। आसान शब्दों में कहें तो 57th अमेंडमेंट का मतलब था नॉर्थ ईस्ट के लिए सीटों का डीलिमिटेशन यानी सीटों का सही बंटवारा। अब आता है एक बड़ा ही दिलचस्प संशोधन जो भाषा से जुड़ा है। 58th अमेंडमेंट ने संविधान के हिंदी ट्रांसलेशन को अथॉरिटेटिव स्टेटस यानी आधिकारिक दर्जा दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हिंदी वर्जन की भी वही कानूनी मान्यता होगी जो इंग्लिश की है और इसके लिए संविधान में आर्टिकल 394A जोड़ा गया। अब 59th अमेंडमेंट, ये एक बहुत ही स्पेशल और सच कहूं तो काफी विवादास्पद संशोधन था। इसे पंजाब में आतंकवाद के दौर में लाया गया था। इसने टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से आर्टिकल 352 में बदलाव किया ताकि पंजाब में इमरजेंसी लगाना आसान हो सके। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये सिर्फ पंजाब के लिए था, टेम्परेरी था और बाद में इसे खत्म भी कर दिया गया। 60th अमेंडमेंट का लेना देना है इकोनॉमी से। देखिए, समय के साथ महंगाई बढ़ रही थी तो उसको देखते हुए प्रोफेशनल टैक्स की जो मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ा दिया गया। आर्टिकल 276 में अमेंडमेंट करके ये लिमिट 250 रुपए सालाना से बढ़ाकर सीधे 2500 रुपए कर दी गई। और अब हम आते हैं इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी संशोधन पर। एक ऐसा अमेंडमेंट जिसने भारत के लोकतंत्र का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसने वोटिंग की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में किया गया एक ऐतिहासिक लैंडमार्क बदलाव था। और इसके पीछे की सोच वो बहुत गहरी थी। भारत एक युवा देश है और ये माना गया कि अगर डेमोक्रेसी में देश के यूथ को ही शामिल नहीं किया जाएगा तो वो डेमोक्रेसी ही अधूरी रह जाएगी। ये बदलाव देश के नौजवानों पर एक भरोसे का प्रतीक था। ये एग्जाम्स के लिए तो समझ लीजिए एग्जाम गोल्ड है। 61st अमेंडमेंट मतलब वोटिंग की उम्र 18 साल। आज जब भी हम वोटर अवेयरनेस, यूथ पार्टिसिपेशन या फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करते हैं ना, तो उन सबका बेसिस, उन सबका आधार यही एक संशोधन है। चलिए अब इस दौर के आखिरी संशोधन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके तार एक पुराने विषय से जुड़ते हैं। तो 62nd अमेंडमेंट जो 1989 में आया, इसने पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था को अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया। यह उस रेगुलर प्रोसेस का ही हिस्सा था जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि इन कम्युनिटीज का सोशो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, हमने 52nd अमेंडमेंट यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ा था। उसकी अहमियत आज भी जरा भी कम नहीं हुई है। स्पीकर के फैसलों में देरी, जुडिशल रिव्यू का दायरा और पार्टी की स्टेबिलिटी बनाम एक एमएलए की आज़ादी, ये सारे मुद्दे आज भी बड़ी बड़ी डिबेट्स का हिस्सा हैं। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। 53rd मिजोरम को स्पेशल स्टेटस, 54th जजों की सैलरी, 56th गोवा को स्टेटहुड, 58th हिंदी संविधान को मान्यता, 61st सबसे जरूरी वोटिंग एज 18 और 62nd SC/ST रिजर्वेशन का एक्सटेंशन।
नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1989 से 1992 के बीच हुए कुछ बहुत ही ज़रूरी संवैधानिक संशोधनों की। ये वो दौर था जब न सिर्फ दिल्ली का चेहरा बदला, बल्कि सामाजिक न्याय और भाषाई पहचान को भी एक नई दिशा मिली। असल में ये वो बदलाव थे जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर से जोड़ने का काम किया। तो चलिए कुछ दिलचस्प सवालों से ही शुरू करते हैं। पहला सवाल जो अक्सर मन में आता है, दिल्ली को आखिर विशेष दर्जा क्यों मिला, लेकिन उसे एक पूरे राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? या फिर ये सवाल कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक अलग संवैधानिक आयोग बनाने की जरूरत कब और क्यों पड़ी? और एक सवाल और, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जैसी भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा कैसे बनी? उन्हें आधिकारिक मान्यता कब मिली? अगर ये सवाल आपके भी मन में घूमते हैं तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम 63वें से लेकर 71वें संवैधानिक संशोधन तक का सफर तय करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों ने भारतीय राजनीति को जमीनी लोकतंत्र से असल में कैसे जोड़ा। तो इन संशोधनों को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 4 बड़े हिस्सों में देखेंगे। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा संघवाद, तीसरा दिल्ली का खास स्टेटस और चौथा भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन संशोधनों की, यानी 63 से 68 तक, जिन्होंने आगे होने वाले बड़े बदलावों के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से जमीन तैयार की। सबसे पहले आता है 63वां संशोधन अधिनियम 1989। अब देखिए, ये संशोधन जुड़ा तो था पंचायती राज व्यवस्था से, लेकिन इसकी कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। तो देखिए, 63वें संशोधन को लेकर अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है। यह असल में पंचायती राज से जुड़ा एक ड्राफ्ट था, लेकिन पॉलिटिकल सहमति नहीं बन पाई और ये कभी लागू ही नहीं हुआ। जो पंचायती राज वाला कानून हम आज जानते हैं वो 73वां संशोधन है, 63वां नहीं। तो सीधी सी बात यह है, 63वां सिर्फ एक आइडिया था जो कागज पर ही रह गया। इसके बाद आता है 64वां संशोधन अधिनियम 1990 और ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, जिसका सीधा ताल्लुक आरक्षण की व्यवस्था से था। इस संशोधन ने क्या किया? इसने संसद और राज्य विधानसभाओं में SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया। सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, जो सामाजिक बराबरी का सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, वो अभी पूरा नहीं हुआ था, और ये कदम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने के लिए बहुत जरूरी। अब आते हैं एक ऐसे संशोधन पर जो सच में एक मील का पत्थर था, 65वां संशोधन, जिसने प्रतिनिधित्व और समावेश की पूरी कहानी ही बदल दी। इस ऐतिहासिक संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 338 और इसी आर्टिकल के तहत पहली बार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और ताकतवर राष्ट्रीय आयोग बनाने का रास्ता साफ हुआ। तो आखिर बदला क्या? देखिए, पुरानी व्यवस्था में सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर या कमिश्नर होता था, जिसके हाथ में बहुत लिमिटेड पावर थी। लेकिन इस नई व्यवस्था में एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया गया। एक ऐसा कमीशन जिसके पास जांच करने, निगरानी करने और सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने की शक्ति थी। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल चेंज। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, 65वां संशोधन, उससे आया आर्टिकल 338 और उसने बनाया SC/ST कमीशन। आज भी संसद में जब इस कमीशन की रिपोर्ट्स पर बहस होती है तो उसकी जड़ें इसी संशोधन में हैं। चलिए, अब जल्दी से 66वें से 68वें संशोधनों पर एक नज़र डालते हैं। ये संशोधन कोई बहुत बड़े नए बदलाव नहीं लाए। इनका मकसद था जो मौजूदा कानून थे उन्हें और मजबूत करना और सिस्टम में कंटिन्यूटी बनाए रखना। जैसे 66वें संशोधन ने क्या किया, इसने जमीनी सुधार से जुड़े कई कानूनों को 9वें अनुसूची में डाल दिया। मतलब संविधान की उस सेफ लिस्ट में डाल दिया जिस पर आसानी से अदालती सवाल नहीं उठाए जा सकते। 67वें ने पंचायतों को बदलाव के लिए थोड़ा और वक्त दिया और 68वें ने पक्का किया कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून था वो ठीक से लागू होता रहे। अब आते हैं उस शहर पर जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है, दिल्ली, और बात करेंगे उन 2 खास संशोधनों की जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय राजधानी के गवर्नेंस को एक बिल्कुल नई शक्ल दी। 69वें संशोधन ने एक बहुत ही अनोखा काम किया। इसने दिल्ली को न तो एक पूरा राज्य बनाया और न ही उसे एक साधारण यूनियन टेरिटरी रहने दिया। इसके जरिए संविधान में आर्टिकल 239AA जोड़ा गया, जिसने दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया और तभी से इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या NCT कहा जाने लगा। तो इस स्पेशल स्टेटस से दिल्ली को मिला क्या?
उसे मिली अपनी एक विधानसभा, एक मंत्रिपरिषद और एक मुख्यमंत्री। और क्या नहीं मिला? 3 बहुत जरूरी चीजें, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन। इन पर कंट्रोल केंद्र सरकार के पास ही रहा। आज जो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान देखते हैं, उसकी नींव इसी संवैधानिक बनावट में है। तो इसे याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है 69वां संशोधन, यानी दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास अपनी विधानसभा है। और फिर इसके ठीक बाद आया 70वां संशोधन। इसने दिल्ली और पुडुचेरी को एक और बहुत बड़ा अधिकार दिया। अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए विधायक भी देश के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते थे। ये फेडरलिज्म यानी संघवाद की भावना को मजबूत करने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। और चलिए अब इस पूरी सीरीज के आखिरी संशोधन पर आते हैं, जो हमारी भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समावेश की कहानी कहता है। ये था 71वां संशोधन। इसने भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं को जगह दी। कौन सी 3 भाषाएं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये कदम भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रतीक था। तो इन सभी संशोधनों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारा संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समाज की बदलती जरूरतों और उम्मीदों के साथ खुद को भी बदलता है, विकसित होता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में असली शक्ति, रियल पावर बसती कहाँ है? आज हम उन्हीं 2 ऐतिहासिक बदलावों को समझने वाले हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल दिया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। और देखिए, ये सिर्फ कानून नहीं है, ये तो भारत में ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी की बुनियाद हैं। अच्छा, इनका असर पूरी तरह से समझने के लिए ना, चलिए कुछ बिल्कुल बुनियादी सवालों से शुरू करते हैं। ऐसे सवाल जो हमें बताएंगे कि आखिर इन संशोधनों की जरूरत पड़ी ही क्यों। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे देश में, भारत में असली डेमोक्रेसी की शुरुआत आखिर होती कहां से है? क्या लगता है? क्या ये पावर दिल्ली में संसद से आती है, या फिर राज्यों की विधानसभाओं से, या फिर हो सकता है कि असली लोकतंत्र की जड़ें कहीं बहुत पास हैं, हमारे अपने गांव और शहरों में? आज हम जिन सरपंच, प्रधान, पार्षद या मेयर को देखते हैं ना, पर एक सवाल है, क्या ये लोग हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा थे? क्या उन्हें हमेशा से, आप कह सकते हैं, एक संवैधानिक मान्यता मिली हुई थी? और अगर नहीं, तो फिर ये सब कब और कैसे बदला? तो इसी सवाल का जवाब छिपा है 73वें और 74वें संशोधन में। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं थे, ये तो एक सच्ची लोकतांत्रिक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से उठाकर सीधा संवैधानिक रूप से गांवों और शहरों के हाथ में दे दिया। चलिए सबसे पहले 73वें संशोधन को समझते हैं। वो संशोधन जिसने भारत के ग्रामीण स्थानीय शासन की, मतलब रूरल लोकल गवर्नेंस की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इस संशोधन का जो कोर आइडिया था ना, वो बहुत सिंपल था, लेकिन उतना ही पावरफुल, कि अब से गांव का शासन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर नहीं चलेगा। नहीं, पंचायतें अब भारतीय संविधान का एक परमानेंट, एक जरूरी हिस्सा बन गई। अब इसको एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देने के लिए संविधान में एक पूरा नया चैप्टर जोड़ा गया, भाग 9, और इसी के अंदर आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पंचायती राज सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब पूरा खाका तैयार किया गया। इस संशोधन की एक सबसे खास बात थी एक अनिवार्य त्रिस्तरीय ढांचा, मतलब एक कंपल्सरी 3 टियर सिस्टम। सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, बीच में यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव क्या है, फाउंडेशन? वो है ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है? सिंपल, गांव के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स। बस यही वो जगह है जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी बिल्कुल जिंदा हो उठती है, जहां गांव के लोग प्लानिंग से लेकर जवाबदेही तक हर चीज में सीधा हिस्सा लेते हैं। असली पावर तो यही है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर एग्जाम्स के लिए। पंचायतों के चुनाव भारत का चुनाव आयोग नहीं करवाता, नहीं, बल्कि हर राज्य का अपना राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम ने सोशल जस्टिस को भी पक्का किया। एससी और एसटी समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें रिजर्व की गईं।
और एक सबसे क्रांतिकारी कदम था महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण। सोच कर देखिए। ठीक है, पंचायतों को अधिकार तो मिल गए, पर उनका काम क्या होगा? तो इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पूरे 29 विषय दिए गए। और सुनिए, ये कोई मामूली विषय नहीं है। इनमें कृषि, ग्रामीण आवास, पीने का पानी और गरीबी उन्मूलन, मतलब वो सभी जरूरी क्षेत्र शामिल हैं जो सीधा सीधा रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो ये तो हुई गांव की बात। चलिए अब गांव से शहरों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यही सेम सिद्धांत शहरी इलाकों में कैसे लागू किया गया। तो 74वें संशोधन का जो कोर आइडिया था वो 73वें के बिल्कुल पैरेलल था। लॉजिक सिंपल है, अगर गांव के लिए पंचायतें हैं तो शहरों के लिए नगरपालिकाएं होंगी। इसका मकसद था शहरी स्थानीय निकायों को यानी अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा देना। इसके लिए भी संविधान में एक और नया अध्याय जोड़ा गया, भाग 9A। इस भाग में आर्टिकल 243 से लेकर 243 जी तक शामिल हैं और ये सब मिलकर शहरी स्थानीय शासन का पूरा कानूनी ढांचा बनाते हैं। अब देखिए, शहर अलग अलग आकार के होते हैं, उनकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 3 तरह के निकाय बनाए गए। एक, जो इलाके गांव से शहर बन रहे हैं उनके लिए नगर पंचायत, फिर छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, और हाँ, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए नगर निगम। तो जैसे पंचायतों को 29 विषय मिले थे, वैसे ही नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों की लिस्ट 12वीं अनुसूची में दी गई। इसमें 18 ऐसे जरूरी विषय हैं जो शहरी जीवन की धड़कन हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, पानी की सप्लाई और स्लम सुधार। ओके, तो अब जब हमने दोनों को समझ लिया है, चलिए इन दोनों महत्वपूर्ण संशोधनों को एक साथ कंपेयर करते हैं ताकि सारे मुख्य अंतर और समानताएं बिल्कुल क्लियर हो जाएं। देखिए, ये टेबल सब कुछ आईने की तरह साफ कर देती है। 73वां संशोधन है ग्रामीण भारत के लिए, तो 74वां है शहरी भारत के लिए। दोनों को संविधान में अपना अपना अलग घर मिला है, भाग 9 और भाग 9A। इसी तरह दोनों की जिम्मेदारियों की लिस्ट भी अलग है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए हैं 29 विषय जो ग्रामीण जरूरतों पर फोकस्ड हैं, और वहीं 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए हैं 18 विषय जो शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हैं। ये आमने सामने की तुलना ही सब कुछ याद रखने की कुंजी है। तो जब हम इन दोनों संशोधनों को एक साथ देखते हैं तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? एक शब्द में, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने लिटरली लोकतंत्र के काम करने के तरीके को ही बुनियादी तौर पर बदल दिया। चलिए 1 मिनट में सारे मुख्य पॉइंट्स को तेजी से दोहराते हैं। रेडी? 73वां मतलब पंचायती राज, 74वां मतलब शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम सभा लोकतंत्र की रीढ़, चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग, और पैसों का बंटवारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर। सिंपल। और ये बात कितने शानदार तरीके से बताती है कि इन संशोधनों का असली सार क्या है। अब ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र केवल दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि भारत के हर गांव और हर शहर की गलियों में जिंदा है। हमारा भारतीय संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। और आज हम उन 2 बड़े बदलावों को समझने वाले हैं जिन्होंने इसकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पहला, कैसे समानता को सिर्फ कागज से निकालकर असल जिंदगी का हिस्सा बनाया गया, और दूसरा, कैसे शिक्षा हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनी। जरा सोचिए, अगर बराबरी की बात सिर्फ किताबों में लिखी हो तो क्या वो सच में बराबरी है? और एक और सवाल, अगर किसी बच्चे को पढ़ने का, सीखने का मौका ही न मिले तो क्या हम अपने देश को एक मुकम्मल लोकतंत्र कह सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब छिपे हैं हमारे संविधान में किए गए कुछ बहुत ही ऐतिहासिक संशोधनों में। आज हम उन्हीं को समझेंगे एकदम सरल भाषा में, ताकि इन्हें सिर्फ याद न करें बल्कि महसूस कर सकें। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1990 के दशक में भारत बदल रहा था। उदारीकरण, सामाजिक न्याय और शिक्षा ये सब देश की बड़ी प्राथमिकताएं बन रहे थे, और 75वें से लेकर 86वें संशोधन तक इसी बदलते भारत की संवैधानिक कहानी हमें देखने को मिलती है। देखिए, इस दौर में कई तकनीकी बदलाव हुए, पर कुछ संशोधन ऐसे थे जिन्होंने देश की दिशा ही बदल दी। हम खास तौर पर इन पर फोकस करेंगे। 77वां संशोधन जो SC/ST प्रमोशन से जुड़ा है, 81वां जो बैकलॉग वैकेंसीज की बात करता है, 85वां जो प्रमोशन में सीनियरिटी को पक्का करता है, और सबसे बड़ा 86वां संशोधन जिसने शिक्षा को एक अधिकार बना दिया।
तो कहानी की शुरुआत होती है बराबरी के एक बड़े सवाल से, नौकरी में बराबरी। चलिए अब एक एक करके उन 3 संशोधनों को समझते हैं जिन्होंने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन की पूरी तस्वीर ही बदल दी। 77वें संशोधन के पीछे का जो मूल विचार था वो बहुत ही सरल था। ये कि सिर्फ नौकरी मिल जाना ही समानता नहीं है, प्रमोशन में भी समानता होना उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए क्या किया गया? संविधान में आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया। इसने सरकार को ये शक्ति दी कि अगर उसे जरूरी लगे तो वो SC/ST समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सरकार के लिए कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक विकल्प है। और हाँ, परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, ये आरक्षण उनके सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद एक और सवाल खड़ा हुआ कि अगर किसी साल आरक्षित पद खाली रह जाएं तो उन सीटों का क्या होगा? 81वें संशोधन ने इसका साफ साफ जवाब दिया। हाँ, उन खाली पदों को अगले साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 16(4)(b) और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इन बैकलॉग पदों को उस साल की 50% आरक्षण की सीमा में नहीं गिना जाएगा। मतलब उन्हें एक बिल्कुल अलग क्लास माना जाएगा ताकि आरक्षण का जो असल मकसद है वो पूरा हो सके। इस कहानी की अगली और आखिरी कड़ी है 85वां संशोधन। इसका मतलब बहुत सीधा है। प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन अगर सीनियरिटी नहीं मिली तो वो प्रमोशन अधूरा है। इसके लिए जो आर्टिकल 16(4)(a) पहले जोड़ा गया था उसी में बदलाव किया गया और एक नया कॉन्सेप्ट आया, प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। इसका मतलब ये कि प्रमोशन मिलने के बाद आपकी सीनियरिटी भी बनी रहेगी। एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए, 77वां मतलब प्रमोशन और 85वां मतलब प्रमोशन के साथ साथ सीनियरिटी। चलिए अब हम आते हैं उस ऐतिहासिक मोड़ पर जिसने करोड़ों बच्चों का भविष्य बदल दिया। ये वो पल था जब शिक्षा सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार बनी। बात करते हैं 86वें संशोधन की। सच कहूं तो ये संशोधन भारतीय संविधान का एक भावनात्मक और सामाजिक मील का पत्थर है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। इस एक संशोधन ने 3 बड़े बदलाव किए। पहला, आर्टिकल 21(a) जोड़ा गया। इसके तहत राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे, यानी शिक्षा अब एक फंडामेंटल राइट बन गया। दूसरा, आर्टिकल 45 में बदलाव हुआ। अब उसका फोकस 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर हो गया। और तीसरा, आर्टिकल 51(a) के जोड़ा गया, जो हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य बनाता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर जरूर। अगर इस संशोधन से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इसने शिक्षा के अधिकार को DSP यानी एक सरकारी सलाह से निकालकर FR यानी एक ऐसा मौलिक अधिकार बना दिया जिसे लागू करवाना हर नागरिक का हक है। अच्छा, इस संशोधन से जुड़े कुछ कॉमन एग्जाम ट्रैप्स हैं, उन पर ध्यान दीजिए। याद रखें, आर्टिकल 21(a) शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। उम्र का दायरा 6 से 14 साल है, 0 से 14 नहीं। और जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो है आर्टिकल 51(a) के। तो हमने 2 बड़ी कहानियां समझी, एक समानता की और दूसरी शिक्षा की। चलिए अब इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमारे संविधान को कैसे एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज बनाते हैं। इस टेबल पर एक फटाफट नजर डालते हैं। 77वें संशोधन का फोकस था SC/ST प्रमोशन, 41वें का बैकलॉग वैकेंसीज पर, 85वें ने प्रमोशन के साथ सीनियरिटी को जोड़ा और 86वें ने दिया शिक्षा का अधिकार। एकदम साफ। चलिए एक 60 सेकेंड का रिवीजन करते हैं। समानता के लिए आर्टिकल 16 का दायरा बढ़ाया गया, सामाजिक न्याय के लिए प्रमोशन और सीनियरिटी को सुरक्षित किया गया, शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और जिम्मेदारी के तौर पर बच्चे के अधिकार और माता-पिता के कर्तव्य दोनों की बात की गई। ये सारे संशोधन हमें यही दिखाते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सामाजिक बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली साधन है। हमारे अगले विश्लेषण में हम 87वें संशोधन और उसके आगे की कहानी को समझेंगे, जहां जनसंख्या, जनगणना और प्रतिनिधित्व जैसे बड़े सवाल हमारे सामने आते हैं। अगर आप भी भारतीय राज्य व्यवस्था को रटने की बजाय उसे दिल से समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस सफर में बने रहिएगा। जरा सोचिए, अगर किसी सरकार में मंत्रियों की संख्या की कोई सीमा ही ना हो,
या फिर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाना बस कुछ ही लोगों का हक हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर 2000 के दशक की शुरुआत में भारत कुछ ऐसे ही बड़े सवालों से जूझ रहा था। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि हमारे संविधान ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया और 3 बहुत बड़े संशोधनों के जरिए देश को एक नई दिशा कैसे दी। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई सरकार अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा मंत्री बना ले तो क्या इससे शासन मजबूत होगा या ये सिर्फ वोट की राजनीति है? इस सवाल का जवाब हमारे पहले संशोधन में ही छिपा है। और एक और जरूरी सवाल, मान लीजिए कि शिक्षा तो सबके लिए है, पर उसमें एडमिशन लेने का रास्ता ही सबके लिए बराबर ना हो, तो क्या इसे हम सही मायनों में सामाजिक न्याय कह सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो देखिए, 2000 के बाद का भारत एक नए दौर से गुजर रहा था। गठबंधन की राजनीति अब एक आम बात हो चुकी थी। शिक्षा में बराबरी की मांग जोर पकड़ रही थी और समाज के हर तबके के लिए सही प्रतिनिधित्व एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। ये 3 बड़े सवाल उस वक्त देश के सामने खड़े थे। और इन्हीं सवालों का जवाब हमारे संविधान ने दिया। 87वें से लेकर 95वें संशोधन ये सिर्फ कोई कानूनी बदलाव नहीं थे, बल्कि उस दौर की बड़ी बड़ी चुनौतियों का एक मजबूत जवाब थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के खेल की और उस पर लगाम कैसे लगाई गई। यहां पर कहानी का हीरो बनकर आता है 91वां संविधान संशोधन, जो 2003 में लाया गया। तो आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, होता यह था कि गठबंधन सरकार को बचाने के लिए दर्जनों मंत्री बना दिए जाते थे। लोग इसे जंबो कैबिनेट भी कहते थे। अब इससे न सिर्फ फैसले लेने में देरी होती थी, बल्कि ये जनता के पैसे की सीधी सीधी बर्बादी भी थी। तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए संविधान में 2 नए हथियार जोड़े गए। आर्टिकल 75(1)(a) केंद्र के लिए और 164(1)(a) राज्यों के लिए। इन दोनों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अब मंत्रियों की संख्या मनमानी नहीं हो सकती। और वो जादुई नंबर था 15%। जी हाँ, इस संशोधन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम यही है। अब चाहे केंद्र हो या कोई राज्य, मंत्रियों की संख्या सदन की कुल ताकत के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। बस बात खत्म। तो अगर संक्षेप में समझें तो पहला, मंत्रियों की फौज पर 15% की लगाम लग गई। दूसरा, छोटे राज्यों का भी ध्यान रखा गया और वहां कम से कम 12 मंत्री जरूरी कर दिए गए। और सबसे दिलचस्प बात, जो नेता पार्टी बदलते थे उनके लिए मंत्री पद का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चलिए अब सत्ता के गलियारों से निकलकर सीधा क्लासरूम की तरफ चलते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव जुड़ा था शिक्षा से, और ये लाया गया 93वें संशोधन के जरिए साल 2005 में। यहां एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल सामने था। क्या सरकार देश के बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों और संस्थानों में भी आरक्षण लागू कर सकती है, खासकर उनमें जिन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? और संविधान ने इसका जवाब दिया एक जोरदार हाँ के साथ। आर्टिकल 15(5) को जोड़ा गया, जिससे सरकार को यह ताकत दी कि वो SC, ST और OBC समुदायों के लिए देश के हर शिक्षण संस्थान में आरक्षण लागू कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। इस एक बदलाव ने लाखों छात्रों के लिए देश के बेहतरीन संस्थानों के दरवाजे खोल दिए। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद भी रखा गया। ये कानून आर्टिकल 30 के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होता। ये जानना बहुत जरूरी है। जाहिर है इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन 2008 में अशोक कुमार ठाकुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध ठहराया और इस पर अपनी मुहर लगा दी। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी बड़े बदलाव पर। ये जुड़ा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व से और इसे पक्का किया 95वें संशोधन ने साल 2009 में। देखिए, इसके पीछे का सिद्धांत काफी दिलचस्प है। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में जो आरक्षण है वो हमेशा के लिए नहीं है। इसे हर 10 साल में संसद को आगे बढ़ाना पड़ता है। और ये कोई नई बात नहीं थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो ये आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन तब से हर 10 साल में संसद इसे आगे बढ़ाती रही है। तो 2009 का 95वां संशोधन भी इसी लंबी परंपरा का एक हिस्सा था। और संविधान का जो आर्टिकल इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है वो है आर्टिकल 334। जब भी आरक्षण को आगे बढ़ाना होता है तो इसी आर्टिकल में बदलाव किया जाता है। चलिए, हमने जो 3 बड़े बदलाव समझे हैं उन्हें फटाफट एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाए। तो ये रही हमारी कहानी का सार।
91वें संशोधन ने राजनीति में शक्ति को कंट्रोल किया, 93वें ने शिक्षा में मौकों के दरवाजे खोले और 95वें ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जारी रखा। तो ये सिर्फ 3 अलग-अलग संशोधन नहीं थे, बल्कि ये थे बदलाव के 3 मजबूत स्तंभ। एक ने शक्ति को नियंत्रित किया, दूसरे ने शैक्षिक समानता को बढ़ाया और तीसरे ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूती दी। कुल मिलाकर देखें तो ये संशोधन हमें दिखाते हैं कि हमारा संविधान किसी किताब में बंद दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जिंदा और धड़कता हुआ सिस्टम है, जो समय के साथ देश की जरूरतों के हिसाब से शक्ति, अवसर और प्रतिनिधित्व के बीच एक संतुलन बनाता है। नमस्कार। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान में कुछ बदलाव, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने सच में देश की दिशा ही बदल दी? आज हम ना ऐसे ही कुछ बहुत पावरफुल और थोड़े कंट्रोवर्शियल संशोधनों की कहानी में उतरने वाले हैं, 96 से लेकर 101 तक। और देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की यात्रा का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम हर संशोधन के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, क्या होता अगर आज भी हमें हर राज्य में अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते? सोचिए, एक कारोबारी के लिए पूरे देश में बिजनेस करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता, है ना? जीएसटी के बिना हमारी इकोनॉमी आज कैसी दिखती? और एक और सवाल, क्या होता अगर जजों को अपॉइंट करने का, उनकी नियुक्ति का तरीका ही पूरी तरह से बदल जाता? अगर वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC आज एक्टिव होता, तो क्या हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका आज भी उतनी ही इंडिपेंडेंट होती? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे लोकतंत्र के दिल पर असर करता है। तो चलिए आज इन बड़े और ज़रूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है एक ऐसे बदलाव से जो दिखने में तो बड़ा सिंपल है, 96th अमेंडमेंट, जो एक भाषा की पहचान से जुड़ा था। इसके बाद हम देखेंगे 97th अमेंडमेंट, जिसने लाखों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। फिर हम चलेंगे कर्नाटक और जानेंगे एक खास इलाके की कहानी जिसे 98th अमेंडमेंट से एक नई उम्मीद मिली थी। और फिर आएगा वो अमेंडमेंट जिसने सरकार और जुडिशरी को आमने सामने ला खड़ा किया, 99th अमेंडमेंट, NJAC का पूरा किस्सा। इसके बाद 100th अमेंडमेंट, जिसने 2 देशों के बीच दशकों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट को शांति से सुलझा दिया। और आखिर में हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसने हमारी जेब से लेकर देश की इकोनॉमी तक सब पर असर डाला, 101st अमेंडमेंट यानी GST। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले 96th अमेंडमेंट। अब देखिए, ये भले ही छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन ये एक भाषा और उसकी पहचान के सम्मान का प्रतीक है। हुआ ये कि संविधान की 8th शेड्यूल में जो भाषा ओडिया लिखी हुई थी, उसे बदलकर ओडिया कर दिया गया। ये सिर्फ एक स्पेलिंग करेक्शन नहीं था, बल्कि ये एक पूरी कल्चरल आइडेंटिटी को सही तरीके से रिकॉग्नाइज करना था। अच्छा, अब आते हैं 97th अमेंडमेंट पर। ये लाया गया था उन लाखों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एम्पावर करने के लिए जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं। मकसद सीधा था, उन्हें और ज्यादा डेमोक्रेटिक और ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनाना, यानी आत्मनिर्भर। इस अमेंडमेंट ने ना 3 बड़े काम किए। पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना अब एक फंडामेंटल राइट बन गया। दूसरा, सरकार को ये डायरेक्शन दिया गया कि वो इन सोसाइटीज को प्रमोट करे। और तीसरा, इनके कामकाज के लिए संविधान में एक पूरा नया पार्ट 9B जोड़ दिया गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, ये कानून सिर्फ उन सोसाइटीज पर लागू होगा जो मल्टी स्टेट है, मतलब एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। जो स्टेट के अंदर की कोऑपरेटिव्स है, उन पर नहीं। चलिए अब चलते हैं साउथ इंडिया। यहाँ 98th अमेंडमेंट ने कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटका रीजन की तस्वीर बदलने की एक बड़ी कोशिश की। ये इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता था, तो इसके डेवलपमेंट के लिए संविधान में एक नया आर्टिकल 371J जोड़ा गया। और इस स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वहाँ के लोगों को एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, और साथ ही उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल बोर्ड भी बनाया जाएगा। और अब
अब हम उस अमेंडमेंट पर आ गए हैं जिसने इंडियन डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी डिबेट छेड़ दी थी, 99th अमेंडमेंट। देखिए, पहले क्या होता था, जजों की नियुक्ति जज ही करते थे, जिसे हम कोलिजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। सरकार इसमें एक बदलाव लाना चाहती थी और बस इसी मकसद से जन्म हुआ NJAC का। NJAC का जो स्ट्रक्चर था ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें जुडिशरी, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी तीनों के लोग शामिल थे। कौन कौन? भारत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजेस, हमारे कानून मंत्री और 2 जाने माने नागरिक जिन्हें एमिनेंट पर्सन्स कहा गया। लेकिन फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सच में इतिहास बना दिया। कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक हमला है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हुआ ये कि NJAC का चैप्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और जजों को अपॉइंट करने का जो पुराना कोलिजियम सिस्टम था वो फिर से लागू हो गया। ये केस जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच पावर बैलेंस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगला है 100th अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट 2 पड़ोसियों के बीच शांति और दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसने इंडिया और बांग्लादेश के बीच सालों से चले आ रहे बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया। इसमें कुछ एनक्लेव्स, मतलब कुछ गांव की अदला बदली हुई, और सबसे जरूरी बात, वहां रहने वाले लोगों को अपनी सिटीजनशिप चुनने का अधिकार मिला। और अब बात करते हैं उस अमेंडमेंट की जिसने इंडिया के पूरे टैक्स सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, 101st अमेंडमेंट यानी GST। GST से पहले हमारा देश, आप कह सकते हैं, टैक्स के एक जाल में फंसा हुआ था, जहां हर कदम पर हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लगते थे। GST ने क्या किया? इसने दर्जनों अलग अलग टैक्सेस को खत्म कर दिया और 1 नेशन 1 टैक्स के सपने को हकीकत में बदल दिया। वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारे नाम अब हिस्ट्री बन चुके हैं। और GST को मैनेज करने के लिए बनाई गई एक GST काउंसिल। इसमें सेंटर और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर फैसले लेती हैं। ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म का, यानी सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे केंद्र और राज्य मिलकर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, इन सभी अमेंडमेंट्स को फटाफट से एक बार फिर याद करते हैं। 96th ओडिया स्पेलिंग, 97th कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ताकत, 98 कर्नाटका के एक रीजन के लिए स्पेशल स्टेटस, 99th NJAC जिसे रद्द कर दिया गया, 100th इंडिया बांग्लादेश लैंड डील और 101st द गेम चेंजर GST। क्या हो अगर हमारे संविधान की कुछ बुनियादी बातें जो दशकों से चली आ रही थीं, अचानक बदल जाएं? चलिए कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों से इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आरक्षण का आधार, जो अब तक सिर्फ जाति या सामाजिक पिछड़ेपन पर टिका था, वो पहली बार किसी की आर्थिक कमजोरी बन जाए? या फिर ये सोचिए कि राज्यों से ये तय करने का हक ही ले लिया जाए कि उनके राज्य में OBC लिस्ट में कौन होगा, और ये सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ संसद के पास चली जाए। और कल्पना कीजिए कि एक 70 साल पुरानी परंपरा, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। देखिए, ये सिर्फ काल्पनिक सवाल नहीं है, ये वो बड़े और असल बदलाव हैं जो हाल ही में हमारे संविधान का हिस्सा बने हैं। आज हम भारतीय संविधान के सबसे नए और परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी संशोधनों, यानी 102वें से लेके 105वें तक को गहराई से समझेंगे। हम एक एक करके इन चारों संशोधनों को देखेंगे। NCBC को मिले नए दर्जे से लेकर EWS आरक्षण की शुरुआत तक, फिर एक परंपरा के अंत और आखिर में राज्यों की शक्ति की बहाली तक। तो चलिए सबसे पहले 102वें संशोधन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 102वें संविधान संशोधन की, जो साल 2018 में आया। इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम मकसद था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को एक संवैधानिक दर्जा देना। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, पहले NCBC एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, मतलब इसे संसद के कानून से बनाया गया था। लेकिन 102वें संशोधन ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, जिससे इससे अपनी शक्तियां सीधे संविधान से मिलने लगी, ठीक वैसे ही जैसे SC और ST आयोगों को मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड। इस बड़े बदलाव को लागू करने के लिए संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। आर्टिकल 338B ने NCBC की बनावट और उसकी शक्तियों को तय किया।
आर्टिकल 342A ने राष्ट्रपति को ओबीसी की केंद्रीय सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया और आर्टिकल 366(26)(c) ने यह परिभाषित किया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आखिर हैं कौन। लेकिन यहीं पर आर्टिकल 342A की भाषा से एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई। ऐसा लगने लगा कि अब ओबीसी सूची सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। इससे ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या राज्यों ने अपनी अलग ओबीसी सूची बनाने की शक्ति खो दी है? ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो परीक्षा के लिहाज से जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये है कि 102वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य एनसीबीसी को एक संवैधानिक निकाय बनाना था, जिससे इसकी ताकत और स्वायत्तता दोनों बढ़ गईं। अब आगे बढ़ते हैं 103वें संविधान संशोधन पर, जो 2019 में आया। अगर 102वां संशोधन एक ढांचागत बदलाव था, तो ये संशोधन वैचारिक रूप से एक भूचाल लाने जैसा था। ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेकर आया, जिसने भारत की आरक्षण नीति की दिशा ही बदल दी। ये इतना ऐतिहासिक क्यों था? क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि आर्थिक कमजोरी को बनाया गया। ये आरक्षण की पूरी सोच में ही एक बुनियादी बदलाव था। इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। एक बात समझना जरूरी है कि ये जो 10% आरक्षण है, ये एससी, एसटी और ओबीसी के मौजूदा आरक्षण के अलावा है, मतलब उन पर लागू नहीं होता। इसे मुमकिन बनाने के लिए सरकार को संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अनुच्छेद 15 और 16 में एक नया क्लॉज 6 जोड़ना पड़ा। जाहिर है, इस ऐतिहासिक बदलाव को अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। अदालत का मानना था कि यह संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता। अच्छा, अब आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 104वें संविधान संशोधन 2020 पर। इस एक संशोधन ने एक 70 साल पुरानी चली आ रही परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। देखिए, दशकों से एक व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में 1 सदस्य मनोनीत कर सकते थे। 104वें संशोधन ने इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे यह प्रथा खत्म हो गई। लेकिन इसी संशोधन ने एक और बहुत जरूरी काम किया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि 104वें संशोधन ने एक तरह का प्रतिनिधित्व यानी नॉमिनेशन खत्म किया, तो वहीं दूसरी तरह का प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण आगे बढ़ाया। अब हम अपनी कहानी के उस मोड़ पर वापस आते हैं जहां 102वें संशोधन में एक बड़ी उलझन पैदा कर दी थी। उस उलझन को सुलझाने के लिए आया 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, जिसका एक ही मकसद था, राज्यों की शक्ति को बहाल करना। जैसा कि हमने पहले देखा, 102वें संशोधन से यह भ्रम पैदा हो गया था कि क्या राज्यों के पास अब भी ओबीसी की पहचान करने की शक्ति है या नहीं। 105वें संशोधन ने इसी भ्रम को दूर किया और साफ साफ ये कह दिया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी ओबीसी सूचियों को पहचानने और बनाने की पूरी शक्ति है। इसने हमारे संघीय संतुलन को फिर से बहाल कर दिया। तो इसका निचोड़ बस एक सीधी सी लाइन में है। 105वें संशोधन ने उस कंफ्यूजन को दूर किया और राज्यों की अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति को पूरी तरह से बहाल कर दिया। तो ये थे वो 4 बड़े बदलाव। चलिए इन सभी को एक साथ रखकर जल्दी से एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 102वें ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। 103वें ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत की। 104वें ने एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन खत्म किया और एससी/एसटी आरक्षण को आगे बढ़ाया और 105वें ने ओबीसी सूचियों पर राज्यों की शक्ति को वापस बहाल किया। ये संशोधन हमें दिखाते हैं कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है और विकसित होता है। इसे सिर्फ रटने के बजाय अगर समझा जाए तो भारतीय राजनीति पर पकड़ बनाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। अगली बार तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद। जरा सोचिए, एक ऐसी संसद जहां हर 3 में से 1 सांसद एक महिला हो। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर अब यह सपना नहीं है, ये एक हकीकत बनने की राह पर है और इसका रास्ता खोला है भारतीय संविधान के 106वें संशोधन ने।
तो आज चलिए इसी ऐतिहासिक बदलाव की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ये बस एक नंबर का खेल नहीं है, 33%। ये तो सत्ता के समीकरणों में आप कह सकते हैं एक जलजला लाने जैसा है। तो चलिए इस बदलाव की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लोकतंत्र के लिए इसके असल मायने क्या हैं। तो हम बात कर रहे हैं 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 की। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली नाम भी दिया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक कानून के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये संशोधन इतना अहम क्यों है। फिर देखेंगे कि 33% आरक्षण का प्रावधान आखिर है क्या, संविधान के कौन से नए अनुच्छेद जुड़े हैं वो भी जानेंगे, और सबसे जरूरी बात, ये लागू कब होगा। आखिर में इसका समय और आज की स्थिति क्या है, और फिर करेंगे एक क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये संशोधन हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा। देखिए, ये कोई रातों रात आया हुआ विचार नहीं है। इसके पीछे ना दशकों का संघर्ष और एक लंबी कहानी है। ये कहानी शुरू हुई थी 1996 में, जब महिला आरक्षण बिल पहली बार पेश किया गया था। लेकिन उसके बाद दशकों तक कई कोशिशें हुईं, पर बिल पास नहीं हो पाया। और फिर आखिरकार साल 2023 में वो ऐतिहासिक पल आया जब 106वें संशोधन अधिनियम को संसद ने पास कर दिया। मतलब लगभग 30 साल का इंतजार। वाकई ये अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। अच्छा, तो अब आते हैं इस कानून के दिल पर, यानी इसके कोर प्रोविजन पर। आखिर ये 33% आरक्षण है क्या, और ये कहाँ-कहाँ लागू होगा? चलिए इसे समझते हैं। तो इस कानून का जो सबसे बड़ा और केंद्रीय स्तंभ है वो है महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण। अब सवाल ये है कि आरक्षण लागू कहाँ होगा। तो देखिए, ये सिर्फ लोकसभा यानी हमारी संसद तक ही सीमित नहीं है। ये देश की हर राज्य विधानसभा में लागू होगा, और साथ ही दिल्ली की विधानसभा में भी। मतलब राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हर जगह। और एक और बहुत जरूरी बात, ये जो आरक्षण है ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एससी और एसटी के लिए जो सीटें पहले से आरक्षित हैं, उन्हीं सीटों के अंदर भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा, और जनरल सीटों पर भी ये लागू होगा। यानी समाज के हर वर्ग की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा बदलाव बिना संविधान में संशोधन किए तो हो नहीं सकता। तो इस कानून को कानूनी आधार देने के लिए संविधान में कुछ नए आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद जोड़े गए हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 330A। ये आर्टिकल सीधे सीधे लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है। और बिल्कुल इसी तर्ज पर है आर्टिकल 332A। ये कहता है कि देश के हर राज्य की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, तो कानून बन गया, आर्टिकल्स भी जुड़ गए, लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल अब आता है, ये आरक्षण आखिर लागू कब से होगा? और यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, तो इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल सीधा है, ये 33% का आरक्षण असल में लागू कब होगा? तो क्या ये अभी से लागू हो गया है? जवाब है नहीं। अच्छा, तो क्या अगले चुनाव से लागू होगा? इसका जवाब भी नहीं है। तो फिर कब? इसका जवाब दो बहुत जरूरी शर्तों में छुपा हुआ है। इस कानून में साफ साफ लिखा है कि ये आरक्षण तभी लागू होगा जब 2 शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त, देश ने अगली जनगणना यानी सेंसस होनी चाहिए और उसका डेटा पब्लिश होना चाहिए। और दूसरी शर्त, उस नए सेंसस के डेटा के आधार पर डीलिमिटेशन यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से सीमांकन होना चाहिए। जब ये दोनों काम पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ही ये आरक्षण लागू होगा। तो आप इसे एक आसान से फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं। महिला आरक्षण का लागू होना = जनगणना का पूरा होना प्लस परिसीमन का पूरा होना। ये दोनों ही शर्तें अनिवार्य हैं। इनमें से एक भी काम अधूरा रहा तो आरक्षण लागू नहीं होगा। चलिए अब 2 और जरूरी सवालों पर आते हैं। पहला, ये आरक्षण कितने समय के लिए है, और दूसरा, आज की तारीख में इसका करंट स्टेटस क्या है। तो देखिए, ये जो आरक्षण है, ये शुरू में 15 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है। 15 साल के बाद संसद ये तय करेगी कि इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। मतलब ये कोई हमेशा के लिए परमानेंट व्यवस्था नहीं है। तो अगर आज की स्थिति को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, कानून बन चुका है, पास हो चुका है, नोटिफाई भी हो चुका है।
लेकिन ये अभी तक ऑपरेशनल यानी लागू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जनगणना और परिसीमन दोनों ही काम अभी बाकी हैं। चलिए अब फटाफट एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो क्विक फैक्ट्स क्या है? ये है 106वां संशोधन। प्रावधान क्या है? महिलाओं के लिए 33% सीटें। कहाँ लागू होगा? लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में। कौन से नए आर्टिकल्स जुड़े? 330A और 332A। लागू कब होगा? जनगणना और परिसीमन के बाद। और कितने समय के लिए है? 15 साल के लिए, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि महिला आरक्षण कब लागू होगा, तो आप बिल्कुल क्लियर जवाब दे सकते हैं, ये अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कुछ सीटों का आरक्षण नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो हमारे लोकतंत्र के पूरे रिप्रेजेंटेशन मॉडल को, उसके चेहरे को हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल बस यही है कि जब यह हकीकत में लागू होगा तो ये हमारी राजनीति और हमारे समाज को किस दिशा में लेकर जाएगा। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो संविधान एक जिंदा जागती धड़कती हुई किताब की तरह है, और आज हम इसकी धड़कन को महसूस करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, जो इस महान ग्रंथ को समय के साथ बदलते हैं और इसे हमेशा रेलेवेंट बनाए रखते हैं। ये एक ऐसा डर है जो लगभग हर एस्पिरेंट ने कभी ना कभी महसूस किया है। संशोधनों की इस भूल भुलैया में खो जाना बड़ा ही नेचुरल है। और डर लगना लाजमी भी है। इतने सारे नंबर्स, आर्टिकल्स एक दूसरे में उलझ जाते हैं और दशकों में फैली ये टाइमलाइन कौन याद रखे? ये सच में चैलेंजिंग है। लेकिन आज इस विश्लेषण का एक ही मकसद है, इस डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। यकीन मानिए, इसके खत्म होने तक भारत के सभी जरूरी संवैधानिक संशोधनों पर पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा सफर 4 हिस्सों में बंटा होगा। सबसे पहले हम टाइमलाइन को एक कहानी की तरह समझेंगे, फिर अमेंडमेंट और आर्टिकल के बीच के कनेक्शन को मैप करेंगे। इसके बाद एग्जाम पैटर्न पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे, और आखिर में वो अल्ट्रा नोट्स देखेंगे जो एग्जाम से ठीक एक दिन पहले के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, टाइमलाइन रिवीजन। इसे संशोधनों की कहानी की रीढ़ की हड्डी समझिए। देखिए, संशोधनों के पूरे इतिहास को हम 7 अलग अलग युगों यानी एरास में बांटकर देख सकते हैं। पहला युग था नेशन बिल्डिंग का, 1951 से 66 तक, जब देश अपनी नींव रख रहा था। फिर आया पावर स्ट्रगल का दौर, 67 से 76, जब पार्लियामेंट और जुडिशरी आमने सामने थे। इसके बाद आया करेक्शन एरा, 77 से 89, जिसने पिछली गलतियों को सुधारा। फिर ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी का दौर शुरू हुआ 1992-93 में। इसके बाद सोशल जस्टिस और एजुकेशन पर जोर दिया गया। फिर आए इकोनॉमिक और फेडरल रिफॉर्म्स, और आखिर में रीसेंट एंड करंट अफेयर्स का दौर जो अभी चल रहा है। अगर हम शुरुआती 3 युगों को जरा गौर से देखें तो नेशन बिल्डिंग के दौर में लैंड रिफॉर्म्स और राज्यों के पुनर्गठन जैसे बड़े फैसले हुए, लेकिन सत्ता संघर्ष का दौर वो सबसे ड्रामेटिक था। ये वो वक्त था जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों को लेकर टकराव अपने चरम पर था, और इसी माहौल में आया 42वां संशोधन, जिसे संविधान पर की गई मैक्सिमम सर्जरी भी कहा जाता है। और फिर इसी के जवाब में आया करेक्शन ईरा, जिसमें 44वां संशोधन लाया गया, जिसका एक ही काम था, इमरजेंसी के दौरान हुए बदलावों को पलटना और लोकतंत्र को फिर से मजबूत करना। अब बात करते हैं आधुनिक युग की। इसकी कहानी शुरू होती है लोकतंत्र के विस्तार से। 90s की शुरुआत को तो गोल्ड जोन कहते हैं, क्योंकि 73rd और 74th संशोधन ने सत्ता को दिल्ली से निकालकर गांव और शहर तक पहुंचा दिया। इसके बाद का दौर सोशल जस्टिस का रहा, जिसमें आरक्षण और राइट टू एजुकेशन जैसे मुद्दे छाए रहे। और फिर आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दौर, जिसका सबसे बड़ा सिंबल है 101वां संशोधन यानी GST। और हाल के सालों में तो EWS आरक्षण, एंग्लो इंडियन सीटों का हटना और ऐतिहासिक महिला आरक्षण जैसे बड़े बदलाव हमने देखे हैं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ट्रिकी हिस्से पर, अमेंडमेंट वर्सेस आर्टिकल मैपिंग। ये वो इलाका है जहां एग्जाम में अक्सर सवाल फंसाते हैं। देखिए, हर संशोधन संविधान के किसी न किसी आर्टिकल, शेड्यूल या पार्ट में बदलाव करता है। इन्हें अलग अलग रटने के बजाय इनकी कहानी को जोड़ते हैं। जैसे 24वें संशोधन ने आर्टिकल 368 को बदलकर संसद को असीमित शक्ति दी, तो 42वें ने उसी शक्ति का इस्तेमाल करके प्रियम्बल से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज तक सब कुछ बदल दिया। फिर 44वें ने आर्टिकल 352 में सुधार कर इमरजेंसी की शक्तियों पर लगाम लगाई।
52वें संशोधन ने तो एक पूरी नई 10th शेड्यूल ही जोड़ दी, आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए। 61वें संशोधन ने आर्टिकल 326 में छोटा सा बदलाव करके देश के करोड़ों युवाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया, और 101वें संशोधन ने आर्टिकल 246A बनाकर देश का पूरा टैक्स सिस्टम ही बदल दिया। और हाँ, यहाँ एक गोल्डन टिप याद रखिएगा, अगर एग्जाम के प्रेशर में अमेंडमेंट का नंबर भूल भी जाएं, पर उससे जुड़ा आर्टिकल याद रह गया, तो भी जवाब के सही होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के तराजू पर तौल कर देखते हैं। पार्ट 3 MCQ ब्लास्ट। पहला सवाल, और ये तो सबसे क्लासिक सवाल है, किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि दी जाती है? इसका सही जवाब है 42वां संवैधानिक संशोधन। अगला सवाल, वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल किस संशोधन के जरिए किया गया? इसका सही जवाब है 61वां संशोधन। तीसरा सवाल, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10वीं अनुसूची किस संशोधन से संविधान का हिस्सा बनी? और सही जवाब है 52nd अमेंडमेंट 10th शेड्यूल के साथ। और अब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जो आजकल के एग्जाम पैटर्न को दिखाता है। महिला आरक्षण अधिनियम यानी 126वां संशोधन किन दो घटनाओं के बाद लागू होगा? इसका सही जवाब है अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद। ये सवाल दिखाता है कि अब परीक्षाओं में सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और कब पर भी फोकस किया जा रहा है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, पार्ट 4 वन डे बिफोर एग्जाम अल्ट्रा नोट्स। ये है ज्ञान का अंतिम सार। अगर एग्जाम में बस कुछ ही घंटे बचे हैं तो ये कीवर्ड्स दिमाग में बिठा लीजिए। 42वां सबसे विवादास्पद, 44वां सबसे सुधारवादी, 73वां 74वां सबसे ज्यादा स्कोरिंग, 86वां शिक्षा का अधिकार, 101वां आर्थिक संघवाद और 106वां लैंगिक प्रतिनिधित्व का भविष्य। और अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो मंत्र ये है, संशोधन ये दिखाते हैं कि हमारा संविधान समय के साथ ढलता है, टूटता नहीं। तो याद रखिए, भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी है, और ये संशोधन इसकी धारा को सही दिशा देते रहते हैं। अगर इस सफर ने आपकी समझ को एक नई दिशा दी है तो तैयारी बिल्कुल सही रास्ते पर है, क्योंकि आखिर में सिलेक्शन चांद से नहीं, सही स्ट्रैटेजी से होता है। जय हिंद।